चलो अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है। आज का हमारा टारगेट ये है कि जो हमने एल्गोरिथम्स पढ़े हैं आज हम उनको पाइथन में कोड कर सकें। ये हमारा आज का टारगेट है और इस काम को करने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, हम शुरू में मैंने सबसे कहा था कि पाइथन इंस्टॉल कर लें और ये भी बताया था कि हम पाइथन को क्लास में डिस्कस करने के लिए उसका जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो आईडीएल कहलाता है वो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, पाइचाम है, जुपिटर है और बहुत सारे और तरह तरह के आईडीज़ हैं। उनमें से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लें। क्लास की डिस्कशंस के दौरान हम आईडीएलई को रेफ़र कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें भी मैं आपसे अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आईडीएलई ही यूज़ करेंगे हम इस काम के लिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ऐसा करता हूँ कि आईडीएलई का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप लोगों को बेशतर को पता ही होगा, लेकिन मैं छोटा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं इसका दे रहा हूँ। जब हम आइडियली यूज़ करते हैं तो ये एक आइडियल पाइथन का शेल ओपन कर देता है। इस पाइथन के शेल में ये तीन ग्रेटर देन के साइन आ रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट कहलाता है इसका। इस प्रॉम्प्ट पर हम जो कुछ लिखते हैं उसको ये उसी वक्त एग्जीक्यूट कर देता है। यानी इस पे हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे होंगे, बल्कि ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए आइडियल सिचुएशन है। मसलन अगर मैं देखूं कि 2+3, तो उसका आंसर ये 5 इसने फ़ौरन डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, इस तरह से मैं किसी वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन करनी हो मुझे, फॉर एग्जांपल ए में वैल्यू असाइन कर दी ABCDEFGH, तब ये उसने इसमें वैल्यू असाइन कर दी। अब ये देखने के लिए कि ए किसी वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है, उस वेरिएबल का नाम लिखें और एंटर प्रेस कर दें तो इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देता है। इस तरह से अगर मुझे स्ट्रिंग ऑपरेशन, जैसे मुझे उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए उसका तरीका ये होता है कि वेरिएबल नेम के साथ स्ट्रिंग, जिसमें स्ट्रिंग स्टोर हैं, उस वेरिएबल के साथ डॉट लगा के आप अपर लिख दें तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, इससे ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई, बल्कि ए में जो कुछ स्टोर था उसको अपर केस में कन्वर्ट करके इसने रिटर्न कर दिया। तो ये देखें, ए में मेरे पास वही वैल्यू। और अगर मुझे ए में जो वैल्यू उसी को चेंज करनी होती तो मैं लिखता ए इज इक्वल्स टू ए डॉट अपर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब देखें, अब ए में अपर केस, ए जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। चैट में कुछ ओके ऐड कर दिया मैंने उनको। अच्छा, तो ये थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन था कि आप यहाँ पर जो भी कुछ करते हैं ना उसको उसी वक्त एग्जीक्यूट कर देता है। अच्छा, अब हम अगर इसमें प्रोग्रामिंग करनी हो मुझे, तो प्रोग्रामिंग के लिए क्या करेंगे? जैसे मैं पहला एल्गोरिथम हमने जो किया था वो दो नंबर्स को ऐड करने वाला था, इनपुट ए इनपुट बी सी इक्वल टू ए प्लस बी और आउटपुट सी। तो प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या करेंगे? ये तो प्रोग्रामिंग के लिए हमें यहाँ करना होता है कि फाइल पे क्लिक करें और फाइल के बाद न्यू फाइल पे क्लिक करें। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक और विंडो, नोटपैड टाइप की एक विंडो ओपन कर देता है, जो उस वक्त शेयर नहीं हुई आपके साथ, इसलिए आपको नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं उस पर स्विच करके दिखा देता हूँ। ये है उसकी वो नोटपैड वाली विंडो जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, जो अभी ओपन हुई है, जो पाइथन ने खुद ओपन किया है।
इसमें अगर प्रोग्राम लिखना हो तो यहाँ प्रोग्राम लिखेंगे। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, स्विच कर रहा हूँ, दोबारा शेल पे स्विच कर रहा हूँ और यहाँ आपको बताता हूँ कि हम क्या स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। आइडियली डिफाइन करना बेटा, आइडियली तो डिफाइन कर रहा हूँ मैं। ये जो पाइथन, ये जो इस आपको आपके साथ विंडो शेयर हुई हुई है, ये पाइथन का शेल है जो IDLE कहलाता है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमने अब हम वो स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप एल्गोरिथम्स को और सूडो कोड जो आपने लिखे हुए हैं उनको आप पाइथन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सूडो कोड में जब हमने इनपुट लेना होता था तो हम लिखते थे इनपुट और उसके बाद उसके आगे वेरिएबल नेम, फॉर एग्जांपल इनपुट ए। अगर यही स्टेटमेंट हमें पाइथन में लिखना हो तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू इनपुट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और ये क्योंकि पाइथन शेल है, लिहाजा जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा ये मुझसे इनपुट लेगा और उस जो वैल्यू मैं दूंगा उसको ए में असाइन कर देगा। तो देखिए मैंने एंटर प्रेस किया तो अब ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ये मेरी इनपुट का वेट कर रहा है। यहाँ मैं जो भी वैल्यू दे दूँ, मसलन ABCDEFGH, रैंडम मैंने कैरेक्टर्स लिख दिए, तो ये इसने ए में स्टोर कर दिए। ये देखने के लिए कि ए में क्या स्टोर है, ये आ गया ए, और ए में आपने देखा कि वही वैल्यूज स्टोर हैं जो भी आपने एंटर की थी। अच्छा, एक और बात ये कि ये जो इनपुट है, अगर मैं यही जो स्टेटमेंट मैंने पहले लिखा था वही स्टेटमेंट जो मुझे दोबारा लिखना है, तो ज़रूरी नहीं कि टाइप करें। कर्सर की से या माउस से उस लाइन पे क्लिक कीजिए और उस पर एंटर कीजिए, तो वो लाइन जो उसके साथ एसोसिएटेड थी वो डिस्प्ले हो जाएगी और आप इसमें जो चेंज करना चाहें वो कर लें। फॉर एग्जांपल मैं चेंज कुछ नहीं करना चाहता, मैं यही इनपुट दोबारा लेना चाहता हूँ और आपके से मैं नंबर दे रहा हूँ। तो मैंने नंबर दिए 1 1 2 3 4 1234। तो ये इसने इनपुट ले लिया और इसकी वैल्यू देखें तो ये भी 1234 ही है। अब एक और ख़ास बात ये देखें, ये मैंने दिया तो था नंबर, लेकिन ये मेरे पास स्ट्रिंग के तौर पे आया है। देखें 1 2 3 4 के दोनों साइड्स पे, लेफ्ट और राइट साइड पे सिंगल कोट्स लगे हुए हैं। तो जब भी आपने कोई स्ट्रिंग लिखना होता है तो आप उसे सिंगल या डबल कोट में इनक्लोज करते हैं ना। तो पाइथन में दोनों अलाउ है, सिंगल कोट भी अलाउ है स्ट्रिंग के लिए और डबल कोट्स भी अलाउ है। लिहाजा अच्छा, लेकिन मैंने जब इनपुट दिए तो मैं तो चाहता हूँ ये इनपुट अगर न्यूमेरिक हो तो नंबर के तौर पे ही स्टोर हो ना। अब नंबर के तौर पे स्टोर होने में और कैरेक्टर के तौर पे स्टोर होने में फ़र्क क्या है कि ये अगर ये नंबर होते मेरे पास, तो 1234 का बाइनरी इसमें स्टोर हुआ हुआ होता, लेकिन ये जब ये एज स्ट्रिंग स्टोर हुआ है तो इसका मतलब है कि 1 का जो एस्की कोड है उसका बाइनरी स्टोर हुआ होगा, उसके बाद 2 का जो एस्की कोड है बाइनरी, उसका बाइनरी स्टोर हुआ होगा। तो जो कैरेक्टर्स भी यहाँ लिखे हुए हैं आपने, उन सब के अलग अलग बाइनरी कोड जो हैं वो उसमें स्टोर हुए होंगे। अब मुझे जाहिर है कि अगर मैं 2 नंबर्स इनपुट लेके और उसको ऐड करने वाला प्रोग्राम लिखूं तो जो नंबर्स हैं वो तो मुझे नंबर में इनपुट लेने चाहिए, लेकिन पाइथन में जब भी आप इनपुट लेते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट लेता है। जो भी कुछ यूज़र वहाँ पे टाइप करता है वो उसको एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है। अच्छा, एक बात ये कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है पाइथन के बारे में कि पाइथन में डेटा टाइप्स नहीं होती। पाइथन में डेटा टाइप्स होती हैं। फ़र्क इतना सा है सिर्फ कि आपको किसी वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना पड़ता कि किस टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। ज़्यादातर लैंग्वेजेस में हमें वेरिएबल को डिफाइन करना होता है और जिस वक्त हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उस वक्त हम ये बताते हैं कि इसमें किस टाइप की वैल्यूज स्टोर होंगे और फिर उसमें थ्रू आउट द प्रोग्राम उसी टाइप की वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, उसमें चेंज नहीं आ सकती। अगर मैंने कह दिया किसी को डिफाइन कर दिया इंटीजर टाइप का, तो अब वो इंटीजर टाइप का उसमें हमेशा इंटीजर ही स्टोर हो सकता है और कुछ नहीं स्टोर हो सकता। लेकिन पाइथन में आप जिस टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर करते हैं उसी टाइप की वैल्यू स्टोर, उसी टाइप का वो वेरिएबल बन जाता है। मसलन मैं ए में लिखूँ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब ये देखिए मैंने इसको स्ट्रिंग नहीं बनाया, मैंने इसके इर्द गिर्द सिंगल कोट या डबल कोट नहीं लिखे।
तो अब ये ए न्यूमेरिक टाइप का, इससे पहले हमने देखा था जब हमने इनपुट लिया था तो एक इस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का था। और अब चेक करते हैं, ए की वैल्यू हमने स्टोर की, अब ए देखिए, अब इसके देखें सिंगल कोट या डबल कोट नहीं है। तो अच्छा, ये तो हमें क्या तो इसमें नंबर्स पाइथन में जो वैल्यू जो किसी वेरिएबल में स्टोर हो सकती है, दो टाइप की तो हो गए ना, एक तो स्ट्रिंग हो गई और एक न्यूमेरिक हो गई। लेकिन चलें एक काम और करते हैं, हम पाइथन में डेटा टाइप्स हैं और ये चेक करने के लिए कि पाइथन में किसी वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, टाइप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। टाइप लिख के आप उसके आगे ब्रैकेट में वेरिएबल नेम लिखेंगे, लिखें अगर, तो ये उसका ये बताता है कि इसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। देखिए मैं इसको ए को चेक करते हैं, तो एक लिखा हुआ है इसमें क्लास और ब्रैकेट इसके आगे सिंगल कोट में लिखा हुआ है इंट। अच्छा, ये क्योंकि पाइथन में सारी चीज़ें एज क्लास इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं, तो इसने हमें ये बताया है कि इसकी ए वेरिएबल जो है वो इंट क्लास का की टाइप इंट क्लास टाइप का है। अच्छा, अब ये क्लास क्या होती है ये तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमें पढ़नी है सेकंड सेमेस्टर में, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे तो उस वक्त हम इसको क्लासेस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि ये लेस देन का साइन और क्लास तो एज इट इज़ लिखा हुआ था, ये जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है ये बता रहा है हमें कि किस टाइप की है। तो ये बता रहा है कि ये इंट टाइप का है, इंट का मतलब है इंटीजर टाइप का है ये। अच्छा, एक एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी याद दिला दूं, जो कई बार याद दिला चुका हूं, लेकिन अभी पिछले सेशन मैंने फील किया था कि इसको दोबारा बताने की ज़रूरत है। आपका जो भी सवाल हो आप चैट में लिख दें। हर थोड़ी देर के बाद जब मैं कोई चीज़ बता रहा होता हूँ उसमें कहीं गैप कर सकता हूँ, मेरा मेंटली मैं गैप फील करता हूँ, तो फिर मैं एक नज़र आपके चैट पे भी डाल लेता हूँ। तो अगर आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन करूंगा कि जितने क्वेश्चन आप लोगों ने चैट पे लिखे वो मैं उसी वक्त आंसर कर दूं। लेकिन ज़ाहिर है कि प्रॉम्प्टली नहीं हो सकता कि आपके सवाल लिखते ही मैं दोबारा उसका जवाब दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह हर थोड़ी देर के बाद जब मैं ये चैट पे नज़र डालूंगा और मुझे जो नज़र आया वो बता दूंगा। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज वाली बात है पैटर्न वाली, इसके लिए हम्माद, शायद मैंने पहले हम्माद को ही बताया, मैं चेक करूं। यस हम्माद, मैंने आपको इसका आंसर दे तो दिया था, फिर आप ये दोबारा सवाल क्यों कर रहे हैं? यू कैन यूज कमेंट बिटवीन देम, किसके दरमियान की बात कर रहे हैं आप? कोड के दरमियान? मिनाज, मिनाज ताहिर, आपका सवाल क्लियर नहीं है, थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। मैं अभी, हाँ, लेकिन अभी बिल्कुल हम कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं ये तो शेल है ना, जैसे ही कोई लाइन लिखी जाएगी उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, फाइल पे क्लिक करें, न्यू फाइल पे जाएं, तो वहां जाके प्रोग्राम लिखते हैं, वहां कमेंट्स लिखेंगे हम, जब वहां वहां जाएंगे तब कमेंट्स के बारे में देखते हैं। अच्छा, अब हम वापस इधर आ गए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि पाइथन में टाइप्स हैं, टाइप्स होती हैं, बस हमें किसी वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना पड़ता कि ये इस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, बल्कि आप जिस टाइप की वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन करते हैं वो इंटरनली अपनी टाइप चेंज कर लेता है। जैसे पहले ये स्ट्रिंग ए जो था स्ट्रिंग था, जब हमने इनपुट लिया था उस वक्त ये स्ट्रिंग टाइप का था, और अब ये इंटीजर टाइप का है। और शायद वो वाली बात, क्योंकि मैंने उसको दिखाया नहीं था, अब आप ये देख लीजिए कि अगर मैं इनपुट लूँ दोबारा और अब मैं नंबर्स एंटर कर रहा हूँ कुछ, और अब चेक करें कि ए की टाइप क्या है, तो ए की टाइप ये स्ट्रिंग देगा। देखें अब ये स्ट्रिंग है, ए को टाइप करें तो ये स्ट्रिंग है। तो टाइप इसके साथ एसोसिएटेड है, बस ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी वेरिएबल में किसी भी वेरिएबल में हम किसी भी टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे ही हम असाइन करते हैं तो जो वैल्यू उसमें असाइन हो रही है उसके हिसाब से वो अपनी टाइप इंटरनली खुद ही चेंज कर लेता है। चलें अब हम आते हैं, अच्छा इनपुट के लिए तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इनपुट स्टेटमेंट लिखा जाता है। इसमें थोड़ी सी फैसिलिटी एक एडिशनल ये है जो हमने अपने उसमें एल्गोरिथम में नहीं की थी। एल्गोरिथम में तो हमने कहा था कि अगर यूज़र को आपने कोई कमेंट देने तो आप
आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ करके पहले कमेंट देते हैं, उसके बाद फिर इनपुट। लेकिन जैसे अगर आपने जैसे मैंने ये लिखा था एज इक्वल टू इनपुट, तो ये तो मुझसे सिर्फ इनपुट मांग रहा था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये किस चीज़ की इनपुट मांग रहा है। तो अब अगर आप प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम बनाने वाले को तो पता होता है कि पहले किसकी वैल्यू मांग रहा है, उसके बाद किसकी। लेकिन अगर अननोन यूजर आपका प्रोग्राम यूज कर रहा है तो उसको तो नहीं पता होगा कि अगर ये वैल्यू मांग रहा है तो क्या मांग रहा है। तो उसके लिए बेहतर होता है कि हम पहले डिस्प्ले कर दें एक मैसेज, यूजर को बता दें कि अब जो इनपुट स्टेटमेंट आ रहा है वो किस टाइप की वैल्यू मांगेगा। पाइथन में फैसिलिटी ये है कि आप इनपुट के ब्रैकेट्स के दरमियान ही इन्वर्टेड कॉमास में कोई मैसेज लिख सकते हैं। मसलन मैं लिख दूं एंटर फर्स्ट नंबर। अब ये एंटर फर्स्ट नंबर ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा स्क्रीन के ऊपर जब ये एग्जीक्यूट होगा। अब यूजर के सामने मैसेज भी आ रहा है कि उसे करना क्या है, और अब उसके बाद वो उसमें वैल्यू एंटर कर सकता है। अच्छा, अब हम जाते हैं प्रिंट के लिए। प्रिंट स्टेटमेंट यूज होता है, आउटपुट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज होता है। अगर मैं लिखूं प्रिंट ए तो ये ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर आपने प्रिंट करवानी है तो कॉमा सेपरेट करके आप वो वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, और उसमें आप स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं। मसलन अगर मुझे दो वैल्यूज़ ए बी सी तीन वैल्यूज़ प्रिंट करवानी होती तो मैं इस तरह से ए कॉमा बी कॉमा सी करके लिख देता, तो ये तीन वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट कर देता। ए की वैल्यू प्रिंट करता, फिर बी की, फिर उसके बाद सी की वैल्यू प्रिंट करता। मैंने पाइचार्म नहीं खोला हुआ, मैंने IDLE ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। यस, एक ही सवाल आया था। अच्छा, अब मैं वो जो हमने एल्गोरिथम लिखा था, उस एल्गोरिथम को हम उसमें लिख लेते हैं। उस एल्गोरिथम का हम पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं। तो पाइथन प्रोग्राम के लिए क्या करेंगे, इनपुट फाइल, उसके बाद न्यू वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन कर देगा। उस विंडो में हम प्रोग्राम लिखेंगे। मैं उस विंडो पे स्विच कर देता हूँ, ये है वो विंडो। और यहाँ पे हम वो दो वैल्यूज को इनपुट लेके ऐड करने वाला प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। दूसरा स्टेटमेंट b इज इक्वल्स टू, इसको कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ सेकंड लिखा जाएगा और इधर b लिखा जाएगा। अब लिखें c इज इक्वल्स टू a प्लस b, तीसरा स्टेटमेंट था। उसके बाद c की वैल्यू प्रिंट करनी थी, तो प्रिंट c। अब इसको रन करेंगे। अच्छा, रन करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपका प्रोग्राम सेव्ड हो। तो अभी ये सेव नहीं है, तो मैं इसको पहले सेव भी कर देता हूँ। और अगर मैंने वैसे ही रन कर दिया तो भी ये मुझे पहले सेव करने का ऑप्शन देगा। वो जाहिर है क्योंकि वो विंडो मैंने आपको शेयर नहीं की हुई, इसने जो नई विंडो ओपन की है वो नज़र नहीं आ रही होगी आपको। लेकिन ये इसने एक विंडो ओपन की है, मैंने उसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अब ये रन हो रहा है। अच्छा, रन हमेशा ये शेल में होता है। तो अब मैं शेल पे स्विच करके आपको दिखाता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। ये मैंने उसको रन किया था, प्रोग्राम वहाँ लिखा हुआ आपने देखा था। अब ये शेल अब ये शेल में ये प्रोग्राम रन हो रहा है, और ये बता रहा है रीस्टार्ट, और ये पाथ है जहाँ ये प्रोग्राम सेव है, और ये इसका नाम है 4.py। चौथा सेशन है, इसलिए मैंने इसका नाम, बल्कि पांचवा सेशन है, इनफैक्ट मुझे फिफ्थ लिखना चाहिए था। एनी हाउ, तो ये एंटर फर्स्ट नंबर में कोई वैल्यू दे दें, फॉर एग्जांपल 52 दे दिया। एंटर सेकंड नंबर में कोई वैल्यू दे दें, सपोज 88 दे दी। अब ये 140 आना चाहिए इसका आंसर। मैंने एंटर प्रेस करूंगा तो अब क्या होगा, उससे अगली लाइन पे लिखा है सी इक्वल टू a प्लस बी, वो एग्जीक्यूट होगा। उससे अगली लाइन पे लिखा है प्रिंट सी, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। और ये मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, और देखें इसका रिजल्ट क्या आता है। इसका रिजल्ट आया 5288। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? इसकी वजह कोई बता सकता है?
कि 140 क्यों नहीं आया? स्ट्रिंग की वजह से। बिल्कुल सही है, क्योंकि ए स्ट्रिंग है, बी स्ट्रिंग है। याद रखें, जो ये जो प्लस है ना, प्लस साइन, ये अगर वेरिएबल्स स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप की हों, तो प्लस साइन उन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर देता है, यानी मिला के ज्वाइन करके एक वैल्यू बना देता है। तो एक में स्ट्रिंग 5 और 2 था, दूसरे में स्ट्रिंग 8 और 8 था, तो इसने उन दोनों को मिला के 5288 स्ट्रिंग बना दिया, और ये वो स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। और वजह उसकी वही है कि इनपुट तो हमेशा स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है, इनपुट तो हमेशा स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है, स्ट्रिंग ही प्रोवाइड करता है, लिहाजा ए स्ट्रिंग टाइप का था और बी भी स्ट्रिंग टाइप का था। लेकिन हमें तो चाहिए, हमें तो पता था ना कि यूज़र यहाँ पर नंबर ही एंटर करेगा, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे यूज़र नंबर एंटर करेगा। तो इसका मतलब है कि कोई तरीका होना चाहिए जिसकी मदद से हम उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दें। उसका तरीका मौजूद है, उसका तरीका ये है कि आप इंट, एक इसका वो है फंक्शन है, उस फंक्शन में आप कोई स्ट्रिंग पास करें, तो फॉर एग्जांपल ए। अच्छा, पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो प्रोग्राम के वेरिएबल्स हैं ना, वो आपके शेल, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम इस शेल में एग्जीक्यूट हुआ है, लिहाजा इस शेल में वो वेरिएबल्स यहाँ भी एक्सेसिबल हैं। वो कैसे कि ए मैं लिख के एंटर प्रेस कर दूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी, बी लिख के एंटर प्रेस कर दूं बी की वैल्यू आ गई, सी लिख के एंटर प्रेस किया सी की वैल्यू आ गई। तो वैल्यूज जो हैं, जो आपके वेरिएबल प्रोग्राम के वेरिएबल्स होते हैं, वो शेल में अगर आपने प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट कर दिया है और एक दफ़ा वो यहाँ क्रिएट हो गए, तो यहाँ पर भी एक्सेसिबल होते हैं। अच्छा, अब हम ये चाह रहे थे कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने, तो उसके लिए एक फंक्शन है पाइथन में जो कहलाता है इंट, और इंट में आप ब्रैकेट में वो स्ट्रिंग लिखते हैं जिसमें वो इंटीजर नंबर स्टोर है, तो ये रिटर्न कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है इंटीजर नंबर में। जैसे मैं अगर इंट ए लिखूंगा तो इसने मुझे रिटर्न किया 52, लेकिन 52 के देखें कोट्स नहीं, ना सिंगल कोट है ना डबल कोट है, तो अब ये नंबर है। अब मैंने इसको कहीं वेरिएबल में तो सेव नहीं किया था, लेकिन अगर मैं इसको वेरिएबल में सेव करना हो, तो कि मेरे लिए मुझे तो असल में ए मुझे इंटीजर इंटीजर के लिए ही चाहिए, तो अगर मैं लिख दूं ए इज इक्वल टू इंट ए, तो इस ए की वैल्यू को वो इंटीजर में कन्वर्ट करके वापस ए में स्टोर कर देगा, तो ए की टाइप चेंज हो जाएगी। अब आपको पता है, आपने देखा हुआ ऊपर के ए स्ट्रिंग था, और अभी भी आपने रिसेंट उसमें भी देखा है कि ये स्ट्रिंग ही था। तो अब अगर मैं ए की टाइप चेक करूं, तो अब ये इंटीजर आ रहा है, और अब ए को प्रिंट करें तो देखें ये 52 आ रहा है। इस तरह से बी की, तो इसका मतलब है प्रोग्राम में मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे इसको इंट में कन्वर्ट करना चाहिए था। तो चलें वापस स्विच करते हैं विंडो पे, प्रोग्राम पे, और वहाँ इसको चेंज करते हैं। यही चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू इंट ए और बी इज इक्वल्स टू इंट बी और सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। और अब इसको रन करते हैं, और रन करने के लिए मैं स्विच करता हूँ इसको, ये दोबारा हम शेल पे आ गए, यहाँ अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यही नंबर दोबारा दे देते हैं, 52 और 88। अब देखें, अब इसने सही रिजल्ट प्रोड्यूस किया 140। अच्छा, एक नज़र मैं क्वेश्चंस पे डाल लूँ। स्ट्रिंग की वजह से इंट लगाकर इंट ए प्लस इंट बी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। बाकी जितने जो कमेंट्स आए वो ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी नॉलेज को वेरीफाई किया, तो उसका मैंने यही जवाब दिया कि हाँ, जो जो आप सवाल किए थे वो सब सही है। इंडिविजुअली क्वेश्चंस को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, जिस जिसने जो जो कुछ लिखा था वो सब कंफर्मेशन के लिए वो सब सही है। हम इंट ए इज इक्वल्स टू समथिंग, यस बिल्कुल कर सकते हैं, ये वही वाली बात की अभी उन्होंने। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें, अब अगर ये जो प्रोग्राम है, अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूं, और अब मैं इंटीजर नहीं एंटर करता, बल्कि मिसाल के तौर पर मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दूं अगर, तो फिर क्या होगा? सो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, और अब इसमें मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दूंगा, तो देखें इसमें क्या होता है। मसलन अब ये 52 के बजाय 52.1 दे दें, और 88 के बजाय 88.2 कर देते हैं।
अब देखते हैं क्या होगा। इसने एरर मैसेज दिया। क्या एरर मैसेज दिया? इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 52.1। बात की उसकी वजह क्या है? अच्छा अभी अब 10 मिनट रह गए हैं इस को ख़त्म होने में। जहां हम एंड कर रहे हैं ना, यहीं से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। पिछले सेशन में मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया। तो अगर इन केस मुझसे खुदा न खास्ता ये गलती हो जाए तो आप मुझे प्रॉम्प्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक हम कर चुके हैं इससे आगे से शुरू करना है। अच्छा मैं इसको जब तक ये सेशन चल रहा है मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इसने ये जो एरर दिया है ये इस वजह से दिया है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए क्या करें? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए फंक्शन है फ्लोट। अगर मैं लिखूं ए, अब ए में तो 52.1 है ना, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में। तो अब इसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए लिखा जाएगा ए इज इक्वल्स टू फ्लोट और फ्लोट के बाद ए। तो अब ये कन्वर्ट होगा फ्लोटिंग पॉइंट में और उसके बाद ए में स्टोर हो जाएगा। ये देखें अब ये 52.1 हो गया। तो b इसी तरह से फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर मुझे पता है कि वहाँ पे फ्लोट वैल्यू आएगी तो मैं फ्लोट दे सकता हूँ उसको। और अगर मुझे पता हो कि वहाँ पे इंटीजर आएगी तो मुझे यहाँ वहाँ पर इंटीजर में इंटीजर लिखना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा देखिए, अब मैं अगर लिखूँ c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो अब ये दो वैल्यूज ऐड हो गई और प्रिंट कर दें a b c तीनों वैल्यूज यहाँ प्रिंट कर देते हैं। तो तीनों वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो ये वैल्यूज हैं, ये तीनों वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो गई। अच्छा अब मुझे क्या मालूम कि यूजर इंटीजर देगा कि फ्लोट देगा? तो बेहतर ये है ना कि फ्लोट जो है वो, अगर मैं इसमें ए में वैल्यू सपोज 12 डाल दूं, ए इज इक्वल्स टू 12 डाल दूं। अब ये फ्लोट तो नहीं है, लेकिन अगर मैं लिखूं ए इज इक्वल्स टू फ्लोट, तो ये 12.0 इसमें असाइन कर देगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम है ना, वैल्यू में तो फर्क नहीं पड़ा, वैल्यू तो वही है। तो उस प्रोग्राम में बेहतर था कि मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर देता, तो वो ज़्यादा जेनरिक लेता, इंटीजर भी एक्सेप्ट करता और वो फ्लोट भी एक्सेप्ट करता। अच्छा एक इसमें और चीज़ है कि इसमें एक और फंक्शन है कन्वर्जन का, जो कि खुद से डिटरमिन करता है कि किस टाइप की वैल्यू है। वो है इवेल, EVAL। तो अगर मैं लिखूँ इवेल ए, तो खुद ही देखेगा कि ये किस टाइप की वैल्यू है और उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। मैं इसको दोबारा, ये असल में क्योंकि ऑलरेडी इवेल जो यहाँ पर इवेल जो है इसके बाद ब्रैकेट में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होनी चाहिए थी, क्योंकि ए हमने अभी लास्ट टाइम उसमें फ्लोट में कन्वर्ट कर चुके हैं, इसलिए इसने नहीं लिया। अब मैं यूँ कर लेता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू इनपुट, इसमें वैल्यू दे दी 12। अब ये स्ट्रिंग है, तब मैं लिखूँ ए इज इक्वल्स टू इवेल ए। अब देखें ए जो है वो इंटीजर है, और अब मैंने यही स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट किया, इनपुट ए, और अब वैल्यू दी 12 पॉइंट, अब वैल्यू में दे रहा हूँ 12.1, और फिर लिख रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू इवेल ए। अब देखें ए इसने 12.1 दिया। तो इवेल जो है खासा इंटेलिजेंट फंक्शन है, ये खुद ही डिटरमिन करता है कि किससे ज़्यादा रिजेंबल कर रही है वो वैल्यू, और उस टाइप में खुद खुद ही कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है, वर्ड्स के लिए मैंने ये लिखा इनपुट ए, और इसमें मैंने अच्छा मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है और मैं यहाँ वैल्यू दे रहा हूँ एक 1,2,3,4,5। ये मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट दिया है, ठीक है। अब ये है एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ही है ना, क्योंकि हर चीज़ इनपुट जो लेता है वो स्ट्रिंग ही लेता है। तो ये तो स्ट्रिंग ही है, ये देखें स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैंने लिखा होता इवेल, तब वो इवेल से क्या बनता? अब देखें
इसकी टाइप देखते हैं, ए की क्या टाइप है, ए की टाइप है सेट, ये सेट से रिजेंबल कर रहा है ना, और सी सेट इसकी इंटरनल डेटा टाइप्स में से है, कलेक्शन डेटा टाइप्स कहलाती हैं, जिसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यूज एक वेरिएबल में स्टोर हो जाती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें और आज की क्लास में हमें ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जो हमने सूडो कोड्स में लिखा था वो हमें कन्वर्ट करना है, लिहाजा उन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करने में आपको अभी इस सेट टाइप के वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इवेल में तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि इवेल ना यूज़ करें, इवेल हम सिर्फ उस वक्त यूज़ करें जब हमें इस कदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हो, तब हम इवेल यूज़ करते हैं, वरना हम कोशिश ये करते हैं कि इंट है, फ्लोट है, एसटीआर है और बहुत सारे और कन्वर्जन के फंक्शन हैं, वो अप्रोप्रिएट कन्वर्जन के फंक्शन यूज़ करें, यानी अगर न्यूमेरिक वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो फ्लोट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, तो हम फ्लोट यूज़ कर लेते हैं। अगर हम ये उसको इंटीजर ही होना चाहिए तो हम उसको इंटीजर रखेंगे, ताकि वो लाजमी तौर पे इंटीजर ही ले। अच्छा, ऑपरेटर्स इसमें कौन कौन से यूज सकते हैं? एल्गोरिथम ने प्लस यूज किया था, यहाँ पे भी प्लस होता है, एल्गोरिथम ने माइनस यूज किया था, यहाँ पे भी माइनस होता है, उसमें हमने मल्टीप्लाई यूज किया था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई के लिए यही सिंबल होता है, स्लैश एल्गोरिथम में यूज किया था, यहाँ पे भी स्लैश यूज होता है, परसेंटेज साइन एल्गोरिथम यूज किया था, यहाँ पे भी परसेंटेज साइन यूज होता है, तो आपको बहुत सारी चीजें तो वैसे ही एज इट इज मिल जाएंगी। एक चेंज है कि पावर के लिए हम एल्गोरिथम में पावर के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज करते थे, और यहाँ पर उसके लिए पावर के लिए डबल एस्टेरिस्क का साइन यूज होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और फंक्शन है, एक और ऑपरेटर है जो एल्गोरिथम में नहीं होता था पाइथन में, लेकिन होता है, वो है डबल स्लैश। डबल स्लैश यूज होता है उस वक्त जब हम जब हम डिवीजन इंटीजर करना चाहते हैं, मसलन अगर मैं लिखूँ 10 डिवाइडेड बाई 3 तो उसका आंसर होगा 10.33, लेकिन अगर मैं लिखूँ 10 स्लैश स्लैश 3 तो ये बनेगा 3। अच्छा, ये सेम काम हम उससे इस मैथ एक फंक्शन है जिससे हम ट्रंकेट कर सकते हैं, उसका इंटीरियर पार्ट उसमें से अलग कर सकते हैं, वो कहलाता है ट्रंक। तो ट्रंक अगर मैं लिखूँ 10 डिवाइडेड बाई 3 तो सेम रिजल्ट्स। अच्छा, मैथ क्योंकि अभी इम्पोर्ट नहीं हुआ इसको, अभी जो हमारी क्लास ये चंद सेकंड बाकी है, तकरीबन 2 मिनट बाकी हैं, जब ये एंड होगा तो दोबारा आएंगे, तो फिर मैं मैथ की लाइब्रेरी जो है वो डिस्कस करूंगा वापस आने के बाद, तो मैं ऑपरेटर्स पर ही अभी रहता हूँ। अच्छा, ऑपरेटर्स में ये बात और मजीद बताई जा सकती है कि जैसे सी इज इक्वल्स टू C+1 टाइप के जो स्टेटमेंट्स हैं, ये भी हमने उसमें यूज़ किए थे एल्गोरिथम में, तो सी इज इक्वल टू C+1 टाइप के स्टेटमेंट को एल्गोरिथम में इसमें पाइथन में आप एज इट इज लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू C+1 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि आप C+=1 लिख दें। तो प्लस इक्वल टू एक अलग ऑपरेटर है, वो करता ही है कि लेफ्ट साइड जो वैल्यू है उसमें राइट वाली वैल्यू ऐड करके लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन करें, यानी ये दो जो स्टेटमेंट लिखे हैं C+1 और इसी लाइन पे आगे जो लिखा है C+=1, ये दोनों एग्जैक्टली सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, जिस तरह से प्लस है, या अगर मैंने लिखा होता मिसाल के तौर पे S=S+X, तो उसको लिखा जा सकता था S+=X, तो ये सेम वो होता है, तो इसमें कुछ शॉर्टकट ऑपरेटर्स हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से ये प्लस है, इस तरह से माइनस भी हो सकता है, अगर ये माइनस होता तो ये S-=X लिखा जाता, तो प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, इसी तरह से मल्टीप्लाई इक्वल टू भी है, इस तरह से मल्टीप्लाई इक्वल टू है, और इसी तरह से डिवीजन इक्वल टू है। तो जितने ऑपरेटर्स ऊपर हमने पढ़े ना, वो सारे इक्वल, वो सारे के सारे इसी तरह शॉर्टकट उसके साथ, मतलब अगर स्लैश होता है S=S/X, तो हम लिख सकते थे S/=X। तो हर ऑपरेटर के लिए इस तरह से नहीं होता, लेकिन ये जो मैंने आपको ऊपर 7 ऑपरेटर्स बताएं, ये सातों ऑपरेटर्स के लिए ये शॉर्टकट, ये एक नए जो ऑपरेटर्स हैं, शॉर्टकट ऑपरेटर्स हैं, ये भी यूज हो सकते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू वगैरह। ओके, अब क्वेश्चन हो तो जल्दी से लिख दीजिए चैट पर, फिर मैं अगला सेशन अब चंद
शुरू होने वाला है चंद सेकंड में, ये ऑफ हो जाएगा, फिर मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ 4 बजे।